की क्लास को। प्रोटीन की दो क्लासिफिकेशन हमने कर ली थी, एक तो अमीनो एसिड और दूसरा भी अमीनो एसिड, जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड, और एक था असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। आज जो हम करने वाले हैं वो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। कल जो हमने की थी वो किसकी, एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन थी, और आज जो हम करेंगे वो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। तो प्रोटीन बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई होगा, एक तो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और एक है आपका फाइब्रस, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो शुरुआत करेंगे आज हम इसकी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में सबसे पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये पढ़ते हैं। पहले मैं इसको यहां पर क्लियर करवाऊंगा और फिर उसके बाद में हम यहीं पे आते हैं दोबारा लौट के। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर देखा जाए तो कल आपने पढ़ा है 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो मैंने ये बना दिया अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं, लिंक होते हैं। तो कोई बता सकता है ये अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन है तो किस बॉन्ड के साथ ज्वाइन है, इस बॉन्ड का नाम क्या था? चैट सेक्शन में अगर ये अमीनो एसिड, वेरी गुड दीपांशु, अक्षय, दोनों ठीक है। बॉन्ड कौन सा था? केशव गलत है, प्रियांशा, सहारिका, प्रिया ठीक है। आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड का नाम होता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज, जो भी है, दो अमीनो एसिड को जो आपस में जोड़ती है। तो इसे एक धागे को, इस धागे को बोलते हैं हम क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलो जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। तो भाई डेफिनेशन है, the sequence in which various amino acid are arranged in a protein, it is called primary structure of protein। और ऐसा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अगली कैटेगरी है आपकी कौन सी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये दो तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब क्योंकि आपको रट्टा ना मारना पड़े तो आज की क्लास ध्यान से समझ लेना, कुछ इमेज हैं जिनको देखकर हम बहुत इजीली समझ जाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन वो होते हैं जिनमें यही थ्रेड, फिर से देखो रिसर्च करते हैं इस पे और फिर हम वहीं आ जाएंगे। इसके अंदर यही जो थ्रेड है आपका, यही थ्रेड अब हेलिक्स बनाता है। अब थ्रेड तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये इतना फाइन होता है। ये आपका जो रिबन होता है ना, जो लड़कियां बालों में लगाती हैं रिबन, वो रिबन आपका इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो रिबन है, ये रिबन आपका इस तरीके से मेरे को बनाना चाहिए था, तो ये रिबन ऐसा होता है, इस तरीके से रिबन शेप होती है इसकी। अब क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया, तो इसके लिए आपको क्या देखनी चाहिए, इस रिबन की शेप कैसी होती है, इसको देखने के लिए आपको एनसीईआरटी देखनी चाहिए। एनसीईआरटी में आपका प्रोटीन वाला पोर्शन है, वहां आ जाओ। ये देखो, ये प्रोटीन का सारा सेक्शन है और ये वो रिबन शेप है जो मैं अच्छी तरह से नहीं बना पाया। ये रिबन शेप होती है और इसी रिबन शेप में आपका ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये रिबन शेप है, ये प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से। और ये प्रोटीन आपस में कौन से बॉन्ड के साथ लिंक है? ये लिंक है आपस में आपके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक है। ठीक है, आपस में। और अजीबोगरीब तरीके से
इनमें आपस में भी बॉन्डिंग पाई जाती है। इस तरीके से बॉन्डिंग ये दिखा रखी है इन्होंने, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऊपर और नीचे। तो ये डायग्राम जो आपके सामने है इसी का नाम है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ये किसकी पार्ट है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब बीटा प्लेटेड शीट के लिए उन्होंने ये बकवास सा डायग्राम दिखाया, बीटा प्लेटेड शीट। तो इसी से हम बचने के लिए हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे कि डायग्राम कैसा होता है, बीटा प्लेटेड शीट का डायग्राम कैसा होता है। तो जरा ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर मैंने अच्छी तरह से ये डाउनलोड कर लिए हैं। अब देखते हैं कि करके इन स्ट्रक्चर को। भाई ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें सभी के सभी जो आपके लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनाइन, वेलाइन, ठीक है ना, इस तरीके से प्रोलीन, सारे के सारे एमिनो एसिड आपस में बॉन्डेड हैं। आपस में जो लिंक होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। आगे अगर हम चलें तो ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, और इसकी मैं बात कर रहा हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो नॉर्मल ऐसा होता है, और उसके ये जो आप गोला देख रहे हो ना, ये सर्कल देख रहे हो, ये स्फेरिकल स्फीयर्स देख रहे हो, ये सारे एमिनो एसिड है। मान लो ये एलानाइन है, ये प्रोलीन है, ये एस्पार्टिक एसिड है, ये आपका ग्लाइसिन है, ये ल्यूसिन है। अलग अलग कलर में अलग अलग आपके क्या है, एमिनो एसिड है। और इस एमिनो एसिड के जस्ट पीछे देखो क्या है, हल्की सी ब्लूइश कलर की लाइन, क्या है ये वही रिबन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसी रिबन को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इस तरीके से फोल्ड कर दूं, तो आपको क्या मिलता है, हेलिक्स। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने सिर्फ अल्फा हेलिक्स देखा है, और देखने की जरूरत है। तो अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये है, यहां से आ जाता है आपका अल्फा हेलिक्स, ये तो अल्फा हेलिक्स है। अब बीटा प्लीटेड शीट जो होती है ये कैसी होती है, ये बिल्कुल इस तरीके से जिग जैक शेप है, और ये उस रिबन का ही बनाया गया है, रिबन का ही बनाया गया है। मैंने क्लास में भी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था, तो मैं आपको भी एक एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ये अभी तक वो एग्जाम्पल ऐसा कैसा है, मान लो ये एक मेरे पास एक 500 का नोट है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर रखा है, ठीक है। अभी किस शेप में फोल्ड है, मान लो ये रिबन है, रिबन की तरह ये नोट भी, तो ये जो है वो किस तरीके से फोल्ड है, ये बीटा प्लेटेड शीट की तरह से फोल्ड है। तो उस रिबन को अगर ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो बनता है बीटा प्लेटेड शीट। और अब ये आपस में साइड बाय साइड क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अल्फा हेलिक्स में टॉप टू बॉटम ये क्या बनाती थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां कैसे बना रही है, साइड बाय साइड बना रही है। और डायग्राम देखो, इस डायग्राम में भी आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये तो ये वाला रिबन जो है वो ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये वाला जो शीट है ये आपकी जिगजैग इस तरीके से आई हुई है। यहाँ साइड बाय साइड बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया इस तरीके से, और ये शीट अगर इस तरीके से हम बैंड कर देंगे, तोड़ मरोड़ के, जैसे मैं अभी मैंने इस नोट को दिखाया था, मैंने इस तरीके से जिगजैग मोशन में इसको तोड़ दिया, मतलब अरेंज कर दिया, तो ये आपका ऐसी बीटा प्लेटेड शीट बनती है, और ये शीट की तरह लग भी रही है, ठीक है। तो ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का था। आगे चलते हैं, अभी ऐसा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आपके दिमाग में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का थोड़ा थोड़ा पैटर्न बन गया होगा। ये दोनों के दोनों सेकेंडरी होते हैं। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, देखो क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो डेफिनेशन किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट रेफर टू स्टेज इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, ये यहां पर एक वर्ड आया पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये होता है अगर आप 10 एमिनो एसिड या फिर मोर देन 10 एमिनो एसिड अरेंज कर दोगे,
तो इसे बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। 10 या 10 से ज्यादा अगर एमिनो एसिड अरेंज कर दिए तो इसका नाम हो जाता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इट रेफर टू स्टेज इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड, ये फोल्ड हो जाती है, आपको पता है रिबन की तरह कैसे फोल्ड होती है। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट टू रेगुलर कोइलिंग, कोइल होती है, ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेबलाइज बाय पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा एग्जांपल कौन कौन सा जो ऐसा करता है? तो वूल, ऊन जिसे कहते हैं, और नेल्स, नाखून। ठीक है, ये दो इसके एग्जांपल हो गए। बीटा प्लेट शीट का डायग्राम अभी अभी आपने देखा, मैंने किस तरीके से इस नोट को ऐसा किया। तो इन दिस स्ट्रक्चर, बीटा प्लेट शीट में, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेच नियर इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये देखो स्ट्रेच, इसको जितना खींच पाओ उतना खींच लिया, नियर इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन ऐसे स्ट्रेच कर दिया। एंड देन अरेंज साइड बाय साइड, अभी मैंने क्या बताया था, इसमें साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका एग्जांपल है सिल्क और प्रोलीन, ये दो एग्जांपल है इसके। तो ये था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर से हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ मुड़ेंगे और देखेंगे आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो आपको फर्दर फोल्डिंग दिखाई देगी इस तरीके से। जब तक ये आता है, जब तक मैं इसको बनाता हूं, कैसा होता है आपका ये स्ट्रक्चर। देखो, अगर सभी स्ट्रक्चर में को एक बार मैं रिव्यू करूं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी है। हेलिक्स बन गए, ये सेकेंडरी है। और हेलिक्स अगर डबल हेलिक्स, फर्दर फोल्डिंग, इस तरीके से हेलिक्स बन गए, दो दो हेलिक्स, तो ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है, फर्दर फोल्डिंग बोलते हैं इसको। हालांकि ये अल्फा हेलिक्स है, आपको पता है, इसके अलावा बीटा प्लेट शीट भी होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, और अब आ गया फर्दर फोल्डिंग के बाद टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हमारे डायग्राम्स में अगर आप देखोगे तो मान लो यही एक चेन है, ये चेन है, और यही चेन इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और यही चेन अगर ऐसे फर्दर फोल्डिंग होती है तो ये टर्सरी। और ये पूरी की पूरी एक ही चेन है, मान लो इसके अंदर 100 एमिनो एसिड है। अब देखना जरा ध्यान से वो डायग्राम जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना भाई, देखो यही पूरी की पूरी, पीछे का कलर देखो, इसका क्या है पीछे का कलर, हल्का हल्का, पता नहीं है इस कलर वो बोलते भी क्या है, क्या कोई बता सकता है ये जो कलर है ये क्या है? ये कलर है तो बहुत दिखने में सुंदर, लेकिन ये कलर का नाम क्या है? क्या है ये? सी ग्रीन, सी ग्रीन फिर भी ठीक ठाक बताया। सी ग्रीन। ये क्या बताया भाई अक्षय तूने? सियान। सियान कौन सा कलर हो? एक्वा कलर। ठीक है, एक्वा कलर मान लेते हैं भाई, सी ग्रीन कलर है ये। तो ये सी ग्रीन कलर की ही एक पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर 100 एमिनो एसिड है, मान लिया हमने। और कह रहा है इस पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 100 एमिनो एसिड है, इसको अगर मैं पहले तो फोल्डिंग होगी, फिर फर्दर फोल्डिंग और फोल्ड कर दे तोड़ मरोड़ के, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसा भी होता है टर्सरी स्ट्रक्चर दिखने में, ये ऐसा भी होता है टर्सरी स्ट्रक्चर दिखने में, ठीक है ना। और ये तो इसका ये हो गया, और ये ऐसा भी होता है। देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये कितना प्यारा डायग्राम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होगी पॉलीपेप्टाइड। यही अगर ये इस तरीके अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में हो जाए, ये बीटा प्लेट शीट की फॉर्म में हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यही आपकी यही थ्रेड क्या हो जाए, फर्दर फोल्ड हो जाए और एक दो बार फोल्ड हो जाए, तो इसे कहेंगे हम टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, याद रखना एक ही है। क्वेटरनरी में क्या होता है, 100 एमिनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, 100 एमिनो एसिड की दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन
या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर आ गई तो इसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलो फिर से आते हैं अपनी उसी पोजीशन पे। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में क्या है जो हमें लिखना चाहिए, तो देखो भाई टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर कई बार फोल्ड हो गया है अब, तो बॉन्डिंग भी ज्यादा हो जाएंगी, बॉन्डिंग बढ़ गई ना इसमें। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में अगर हम लिखें तो ये आएगा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट फर्दर फोल्डिंग, इसकी जिसे अंडरलाइन होनी चाहिए। फर्दर फोल्डिंग किसकी भाई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग। और ये दो अलग अलग मॉलिक्यूलर शेप में आपको मिलेगा, एक का नाम है आपका फाइब्रस प्रोटीन, एक का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, और जो खास बात है, द मेन फोर्सेस दैट स्टेबलाइज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से फोर्स इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं? तो आंसर है भाई, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसमें भी थी, सेकेंडरी में भी थी, एक वैन डर वाल फोर्स, एक डाइसल्फाइड लिंकेज, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार तरह के फोर्स इसको स्टेबलाइज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार तरह के फोर्स इसको स्टेबलाइज करते हैं। आगे लास्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये मैंने पहले ही बता दिया, अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर फोल्ड होके आ जाएं तो इसे कहते हैं क्वाटरनरी। इसके बारे में क्या है? सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट, दो या तीन सब यूनिट आ जाएं, दो से ज्यादा कितनी भी आ जाए, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो कुल मिला के आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में अब पता लग गया होगा। आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज दी गई है, इन्होंने दिखाया है कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये हेलिक्स की फॉर्म में दिखाया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये हेलिक्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, हालांकि बीटा प्लेटेड शीट भी होता है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरी की पूरी फर्दर फोल्डिंग। और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, इसमें दो अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक जो यहां से शुरू होके यहां खत्म, एक जो यहां से शुरू होके कहीं ना कहीं तो खत्म हुई होगी। ठीक है, कहने का मतलब दो हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यहां खत्म, देखो एक यहां से शुरू होके यहां खत्म, एक यहां से शुरू होके यहां खत्म, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। इन्होंने इसको ऐसे भी दिखाया है अलग अलग कलर में, एक ब्लू कलर में पॉलीपेप्टाइड है, एक येलो कलर में पॉलीपेप्टाइड है, तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन आएंगे, तो एक तो ये चार बॉन्डिंग बहुत खास है, मैंने देखी कई बार आती हुई कि चार बॉन्डिंग होती है टर्सरी स्ट्रक्चर में, कौन कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल, डाइसल्फाइड लिंकेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होती है। अब बात आती है एक नए टॉपिक की जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डी नेचर हो जाना। क्या होता है जब हम अंडे को उबाल देते हैं? डी नेचर हो गया। क्या होता है दूध में शाम को थोड़ा सा दही डालने पर कर्ड बन जाता है, मॉर्निंग में पूरा का पूरा वो, इसे बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, और एक होता है कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, बॉईल करने पर वो हार्ड क्यों हो जाता है? ये इसका जवाब है, लिखो देखो। और जवाब क्या है? जवाब ये है कि मान लो ये आपका एग है, अंडा है, और इसके अंदर आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रोटीन इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये पूरी थ्रेड ऐसी है, दूसरी एक और थ्रेड बना लो, एक थ्रेड इस तरीके से ऐसी है, यानी प्रोटीन ऐसे है इस फॉर्म में, एक थ्रेड और पॉलीपेप्टाइड की ऐसी बना लो। ठीक है, ऐसी है। जब आप इसको गर्म करते हो ना, तो पता क्या होता है, इसी अंडे के अंदर ये जो चेन है,
ये अनकॉइल होनी शुरू हो जाती है। जैसे इस तरीके से ये फोल्ड है ना, अभी चेन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी एक धागा है जो अभी तक फोल्ड था, अब ये क्या हो गया, अनफोल्ड हो गया। तो ये धागा बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है, अनफोल्ड हो गया ये, यानी प्रोटीन का नेचर बदल गया। ऐसे ये वाला जो इस कॉर्नर में जो धागा है वो क्या हो गया, अनफोल्ड हो गया, अब ऐसे आ गया। तो हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, फोल्डेड गेट अनफोल्डेड। तो ये धागा ये भी इस तरीके से खुल गया। अब ऐसे खुलेगा तो इसको स्पेस चाहिए होगा, स्पेस पूरा भर जाता है, इसलिए ये लिक्विड की फॉर्म में होता है और ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। यही काम कर्डलिंग ऑफ मिल्क में होता है। जब हम रात को दही जमाने के लिए मिल्क में थोड़ा सा दही डालते हैं, तो यहाँ पर जो मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन इस तरीके से इस फॉर्म में होता है, और सुबह तक जब दही जम जाता है तो अब यही प्रोटीन अनहेलिक्स, यानी खुल के, ये धागे जो है ना आपस में जो हेलिक्स हैं सारे अनहेलिक्स या खुल के इस तरीके से हो जाते हैं, खुल जाते हैं सारे के सारे धागे। इसे बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे नेचर बदलता है इसका, प्रोटीन का। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब जल्दी से इसको हम देख लेते हैं एक बार, होता क्या है व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट। और नेटिव स्टेट का मतलब होता है ओरिजिनल स्टेट। अगर इसमें कुछ बदलाव डालोगे, इज सब्जेक्टेड टू चेंज, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करोगे, इज सब्जेक्टेड टू चेंज, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर दिया, पीएच चेंज कर दी, टू विच हाइड्रोजन बॉन्ड, पीएच चेंज करोगे तो ऐसा करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे, आपको तो पता है, फर्दर फोल्डिंग करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। याद है ना, अल्फा हेलिक्स में टॉप टू बॉटम और बीटा फ्लैट शीट में साइड बाय साइड। और इससे भी खतरनाक बॉन्ड तो बनते हैं टर्सरी में, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, वैन डर वाल्स फोर्स, सारे होते हैं उसमें। और जितना भी ग्लोब्यूल है वो अनफोल्ड हो जाता है, अनफोल्ड का मतलब खुल जाते हैं सारे के सारे। एंड हेलिक्स क्या हो जाते हैं, अनकोइल हो जाते हैं, ये भी खुल जाते हैं। प्रोटीन अपनी खुद की एक्टिविटी लॉस कर देता है, प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन प्रोटीन। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यही वजह है कि जो अंडा है वो खाने से ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, आप फ्राई पैन में उसको डालो तो अजीबोगरीब ढंग से वो अपना नेचर चेंज करता है उसका प्रोटीन। उसी टाइम अंडा जहां ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, फ्राई पैन में डालने के बाद वो एकदम से व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, और अपना जो प्रोटीन है वो अनफोल्ड होकर अपनी जगह घेरते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग। अगला है आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस। इस चैप्टर में कुछ डिफरेंस बड़े खास हैं, जिनमें से एक है फाइब्रस और ग्लोबुलर, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो, पहला डिफरेंस जो है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में वो ये है कि इसका थ्रेड एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्लोबुलर का बॉल की तरह होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, नाम से ही पता लग रहा है, गोलू मोलू सा, तो बॉल स्ट्रक्चर हो गया इसका। फाइबर है एक धागे की तरह, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है। दूसरा डिफरेंस है इट रेफर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इट रेफर टू टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। ये है इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन ये सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं ग्लोबुलर वाले। स्टेबलाइज बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फाइब्रस में होता है, इसमें होता है इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ग्लोबुलर में होती है। बताओ भाई जल्दी से अपने चैट सेक्शन में जाओ और बताओ एग्जाम्पल, किरेटिन, किरेटिन कहाँ होता है, किरेटिन कहाँ पाया जाता है। प्रियांशा, बहुत बढ़िया प्रियांशा, वेरी गुड। दीपांशु ठीक है, कशिश ठीक है, नमन ठीक है, अंशिता ठीक है, सहारिका ठीक है, अंशिता ठीक है,
प्रिया ठीक है, आंसर है बालों में। और यही वजह है कि बालों में कहते हैं अंडा लगाने से, एग लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं। सच बात है, इट इज ड्यू टू केराटिन, जो प्रोटीन के अंदर होता है। ठीक है, अब अगला है इंसुलिन। इंसुलिन है ग्लोबुलर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन आमतौर पर शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। अब तुमने ठूस ठूस के खा इतना शुगर लिया कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, बेचारा इंसुलिन कर ही नहीं पा रहा, तो हो जाती है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट जो लो कैलोरी फूड लेते हैं हर जगह, कोक की जगह डाइट कोक, शुगर चीनी की जगह शुगर फ्री, जिसके अंदर सैकरीन होता है। तो यहां तक आपका जो प्रोटीन का पोर्शन था ये हुआ खत्म। और डीनेचुरेशन का भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। कुछ ऐसा होता है, उस कर्डलिंग इन मिल्क और कोएगुलेशन ऑफ एग, यहाँ सब कुछ फोल्डेड है, फोल्डेड प्रोटीन बोल रहे हैं इसको, राइट। और जैसे आप डीनेचुरेशन करवाते हो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच करते हो, तो ये फोल्ड क्या हो जाता है, अनफोल्ड। ऐसे ये धागे से खुल जाते हैं, फीते से खुल जाते हैं, रिबन्स से अनफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कि इसका नेचर बदल गया प्रोटीन का, नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यहां भी अगर आप देखोगे तो ये फोल्डेड है और ये अनफोल्ड हो गया, इसे बोलेंगे डीनेचुरेशन। और अगर ये दोबारा से फोल्ड हो गया तो कहेंगे रीनेचुरेशन। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन रीनेचुरेशन होता है। यहां भी साफ साफ दिखाया गया है फोल्डेड प्रोटीन कैसे अनफोल्ड हुआ है, एंड दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहां तक की जो आज की क्लास थी, छोटी सी क्यूट सी क्लास, खत्म होती है। अगले क्लास में अब हम पहुंच चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के पास। ठीक है, तो जो ज्यादा कार्ब खाते हैं उनके लिए खास क्लास है, देखना। विटामिन की क्लास एक दिन में खत्म होगी थी, प्रोटीन की क्लास 2 लेक्चर में खत्म होगी थी, कार्ब की क्लास 4 लेक्चर में खत्म होगी। तो कल से स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा और चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।